मेरा नाम राजीव है। बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र बड़ा ही कठिन रहा था, क्योंकि जो बच्चे माता पिता के बिना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरने लगती है। हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप का साया ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ, मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरा इस दुनिया में मेरे बड़े भाई के अलावा कोई भी नहीं था। पहले तो मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता था। चाची मुझे बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैं 7 साल का था जब मेरे माँ बाप जिंदा थे। मैं उनके साथ बड़ी शरारत करता था। उन्होंने कभी मुझे डांट तक न लगाई थी। मेरी शरारतों पर मैं जो करता था वो मुझे करने दिया करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस समय मेरे बड़े भाई की उम्र 17 साल थी। हम दोनों भाइयों की उम्र में पूरे 10 साल का फर्क था। भैया के जन्म के बाद काफ़ी समय तक मम्मी पापा ने दूसरी औलाद का इंतज़ार किया था, मगर फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि काफ़ी साल बीत चुके थे। लेकिन मेरे भैया जब 10 साल के हुए तो मेरी मम्मी को ये खुशी दोबारा मिली थी कि वो माँ बनने वाली हैं। मेरे बड़े भाई शुरू से ही बहुत समझदार थे। फिर एक दिन एक एक करके मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पहले पापा की मौत हो गई थी, क्योंकि पापा को एक बड़ी बीमारी थी। फिर उसके बाद मम्मी की भी मौत हो गई, क्योंकि पापा के मरने के बाद मम्मी ने अब पापा की मौत का सदमा अपने दिल से जो लगा लिया था। मेरा बचपन उसी दिन के बाद से ख़त्म होने लगा था। मैं अपने माँ बाप को बहुत याद करता था। हमारा बहुत बड़ा घर था। चाचा चाची हमारे साथ ही रहते थे। मम्मी के मरने से पहले चाचा को हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। उस समय तो उन्होंने मम्मी को तसल्ली दी थी कि वो उनके दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका था। भैया कॉलेज जाते थे जबकि मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मम्मी पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। 1-2 साल और इसी तरह से गुजर गए थे। चाचा चाची हम दोनों भाइयों को हमारे हाल पर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। चाची को लगता था कि वो हम दोनों भाइयों की परवरिश अपने पति की कमाई पर कर रही हैं, इसलिए उन्होंने चाचा से हमारा किनारा करवा दिया था। चाचा को एहसास हुआ था कि अब हम दोनों भाई अकेले रह गए हैं, इसलिए उन्होंने भैया की कम उम्र में ही शादी करवा दी थी। उनको लगता था कि इस घर में हमारा ख्याल रखने वाली कोई औरत आ जाएगी। इस तरह भैया की शादी 18 साल की उम्र में हो गई। मेरी भाभी की उम्र भी इतनी ही थी। वो गरीब फैमिली से थी, मगर बड़ी ही चालाक थी। इंटर पूरा होने के बाद चाचा जी ने भैया को मामूली सी जॉब पर भी लगवा दिया था। भैया अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, मगर भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे तो लगता था कि भाभी के आ जाने के बाद मुझे अपना कोई साथी मिल जाएगा जो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन भाभी तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखती थी। वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी। सुबह सवेरे मैं खुद ही तैयार होकर स्कूल जाता था। धीरे धीरे मेरी उम्र 15 साल की हो गई थी। मैं अपनी भाभी का दिल जीतने की कोशिश करता था, मगर भाभी कभी मुझे मुंह लगाती ही नहीं थी। जिस दिन से भैया की शादी हुई थी वो मुझे पूरी तरह से भूल गए थे। जब तक चाचा चाची थे तब तक तो वो मेरा थोड़ा बहुत ध्यान भी रख लिया करते थे, लेकिन अब तो उन्हें यही नहीं पता होता था कि उनका भाई कहाँ है, कैसा है और क्या कर रहा है, और उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या क्या चल रहा है। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था। कम उम्र में उनकी शादी होने की वजह से वो अपनी पत्नी के दीवाने हो गए थे। मैं अपने कमरे में सारी सारी रात रोता रहता था और अपने मम्मी पापा को याद करता था कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भाभी मेरा कोई काम नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ अपना और भैया का काम करना ही ज़रूरी समझती थी। मैं अपने कपड़े भी अपने हाथ से धोया करता था। वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन मैं स्कूल से आया तो मैं कपड़े धो रहा था जब भैया घर के अंदर आ गए और उन्होंने मुझे कपड़े धोते हुए देख लिया। तो वो मुझसे सवाल करने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने भैया की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उनसे कोई बात नहीं करता था। उन्हें तो खुद को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने ना जाने कितने सालों से अपने भाई से बात नहीं की है। मैं खामोशी से कपड़े धोने पर ध्यान लगाता रहा था जब उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि ये राजीव कपड़े क्यों धो रहा है। झट से मेरी भाभी मेरी तरफ आई और उन्होंने मेरे हाथ से कपड़े छीन लिए। कहने लगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाने के लिए कपड़े धो रहा है। तुम नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितना काम बढ़ाता है। सारा दिन मैं इसके सारे कामों में लगी रहती हूँ। आज तक मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। आज जब तुमने अपने भाई को उसके कपड़े धोते हुए देख लिया तो तुम्हें तरस आया।
अब सोचो कि न जाने मैं कितने सालों से इसका काम कर रही हूँ। इसके मुंह से कभी मेरे लिए तारीफ नहीं निकलती, बस हमेशा मुझसे झगड़ा करता रहता है। भैया कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें कभी अपने भाई से झगड़ते हुए नहीं देखा। तो भाभी कहने लगी कि मैंने कभी तुम्हें कुछ बताया नहीं, इसके सारे जुल्म और सितम मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रही हूँ। भाभी ये सब कुछ झूठ कह रही थी ताकि भैया के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर सके। मैं भाभी की एक एक हरकत को अच्छी तरह से जानता था। मैंने फिर भी भैया से कुछ नहीं कहा और खामोशी से मैं अपने कमरे में आ गया था। भैया मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कोई बात हो गई है? क्या तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं अभी उससे जाकर सवाल करता हूँ। मैंने भैया से कहा था कि भैया, जिस दिन से भाभी इस घर में आई हैं आप बदल गए हो। आपको अपना भाई कभी दिखाई ही नहीं देता। आपको मेरी तरफ से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों पति पत्नी के बीच मेरी वजह से झगड़ा हो। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी इसी तरह से गुजरनी है। भैया कहने लगे कि अच्छा, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने उन्हें बताया कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। भैया ने जब मेरा लटका हुआ चेहरा देखा तो वो कहने लगे कि उदास मत हो, मैं तुम्हारी भाभी को समझाऊंगा। मैंने उनका हाथ झटक दिया और अपने कमरे से निकल जाने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी झूठी तसल्ली मेरे किसी काम आने वाली नहीं थी। भैया कमरे में चले गए। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ रो रहा था जब मैंने देखा कि कमरे के अंदर एक 13 साल की लड़की आई थी। वो मेरे लिए पानी लेकर आई थी। उसने साइड टेबल पर पानी का गिलास रख दिया और वो मुझसे कहने लगी कि पानी पी लेना। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम कौन हो, क्योंकि इस लड़की को आज मैंने पहली बार अपने घर में देखा था। ये कौन थी? मैं इसे नहीं जानता था। उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी भाभी की छोटी बहन हूँ। अब मैं इस घर में ही रहूंगी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हारी बहन क्या कम थी हमारे घर में मुझ पर सवार होने के लिए, जो अब तुम भी आ गई हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे कमरे से गुजर रही थी, देखा तो तुम जाग रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ठंडा पानी ले आती हूँ। तुम्हारे कमरे में फ्रिज नहीं है ना, और गर्मी भी बहुत हो रही है। मैंने पानी का गिलास उठाया और दीवार पर फेंक दिया था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पीना पानी। वो बड़ी ही ढीठ लड़की थी। मेरे कमरे से निकली नहीं, बल्कि टूटे हुए ग्लास के कांच के टुकड़े उठाकर फर्श साफ करने लगी थी। अगले दिन फिर से वो मेरे कमरे में आ गई। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। मुझे पढ़ता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे में आने से पहले तुम्हें परमिशन ले लेनी चाहिए थी। ऐसे किसी के कमरे में मुंह उठाकर नहीं जाते। वो कहने लगी कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैंने तुम्हें दरवाजे से देखा कि तुम पढ़ रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई थी। मैंने कहा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाती? तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं तो बचपन से आज तक कभी स्कूल ही नहीं गई हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों बहनें गरीब माँ बाप की बेटियां हैं। ना तो मेरी दीदी पढ़ी लिखी है और ना ही मैं। मैंने उससे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारी दीदी पढ़ी लिखी नहीं है। बिना पढ़ी लिखी होते हुए भी वो इतनी चालाक है। अगर पढ़ी लिखी होती तो ना जाने क्या करती। वो कह रही थी कि क्या मेरी दीदी तुम्हें बहुत तंग करती है? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत चालाक है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि दीदी का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहता, क्योंकि मैंने कई बार दीदी को जीजा जी से तुम्हारी बुराई करते हुए देखा है, मगर तुम तो बहुत अच्छे हो, समझदार हो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लगता है कि तुम इस उम्र में भी समझदार हो। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों हर बार मेरे कमरे में चली आती हो? चलो जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारी बहन तुम्हें ले आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे कमरे पर भी अपना कब्जा जमा लो। वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तो किचन में सो जाती हूँ। मैंने कहा आखिर तुम कब तक हमारे यहाँ रहोगी? तो वो कहने लगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। दरअसल दीदी की शादी के बाद मैं अकेली रह गई थी और अभी कुछ महीनों पहले मेरे माँ और पिताजी की मौत हो गई, क्योंकि हमारा घर जल गया था। अचानक हमारे घर में आग लग गई थी और उसी में वो दोनों भी जलकर मर गए। उस समय मैं घर में मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं जिंदा बच गई और फिर दीदी मुझे यहाँ लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि तू अकेली रह गई है और तू अब हमारे साथ ही रहना और इस घर को तू अपना घर समझकर रह। मगर जब मैंने देखा कि तुम भी तो इस घर में रहते हो, दीदी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तब मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी। उसकी कहानी भी कुछ मेरे जैसी ही थी।
वो बिन माँ बाप की बच्ची थी और मैं भी बिन माँ बाप का था, मगर मैं उससे कई गुना ज़्यादा परेशान था। वो बड़ी भोली भाली थी। वो हर रात मेरे कमरे में आ जाया करती थी और मुझसे बातें किया करती थी। मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे उसके घर में आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो गया। लेकिन जब ये बात भाभी को पता चली कि वो मुझसे बहुत सारी बातें करती है, तो भाभी ने उसकी और मेरी शिकायत भैया से कर दी थी और अपनी बहन को भी समझाया था कि तुम्हें राजीव के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम दीपिका था। वो मुझे बचपन से ही अच्छी लगने लगी थी। हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और फिर इसी तरह धीरे धीरे हम दोनों जवान हो गए थे। मगर वो अब मेरे लिए दोस्त नहीं रही थी, बल्कि मैं उससे प्यार करने लगा था। मेरा पूरा बचपन उसके साथ गुजर गया था। भाभी भले ही अपनी बहन से मना करती थी कि वो मुझसे बात ना किया करे, लेकिन वो फिर भी चोरी चुपके अपनी बहन से झूठ बोलकर मुझसे मिलती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे बातें करती थी। मुझे याद है बचपन का वो दिन जब मैं बहुत तेज बुखार में तड़प रहा था। मुझे मेरे भैया और भाभी ने पलटकर नहीं देखा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, थर थर काँप रहा था। मुझे ठंड लग रही थी जब वो मेरे कमरे में आई और उसने अपने मासूम हाथ मेरे माथे पर लगाया और कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उसने ब्लैंकेट मुझे उड़ा दिया था। छोटी सी उम्र में ही वो मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से निकालकर मुझे दवाई दी थी। सारी रात वो मेरी फिक्र में जागती रही थी, ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर लगाती रही थी। और जैसे ही दिन निकला तो उसने भैया भाभी को बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। भैया तो मेरे लिए परेशान हुए थे। वो जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे दवाई दिलवाई और उन्होंने मुझसे इस बात का शिकवा किया कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मगर मैं भैया को बताकर क्या करता, उन्हें तो खुद अपने भाई की फिक्र होनी चाहिए थी। कई कई दिन गुजर जाते थे, मैंने उन्हें देखा भी नहीं था और कभी उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि वो अपने भाई को देख लिया करते। मैं शुरू से ही बहुत खुदगर्ज रहा था। दूसरों के आगे झुकने की मुझे आदत नहीं थी। मैं अपने सारे काम खुद करना जानता था। लेकिन जिस दिन से मेरी जिंदगी में दीपिका आई थी, उसने ये कमी भी दूर कर दी थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे खुश रखने की हमेशा कोशिश करती थी। वो कभी स्कूल नहीं जा सकी थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर जब वो रात को मेरे कमरे में आती थी तो मैं उसे पढ़ाया करता था। इस तरह वो पढ़ने लिखने के काबिल हो गई थी। मेरे स्कूल में कुछ दोस्त थे, मैं उसकी सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर किया करता था। मेरा बचपन से ही एक दोस्त रहा था जो स्कूल में मिला था। उसका नाम गौरव था। गौरव एक ऐसा इंसान था जिससे मेरी हर रोज़ मुलाकात होती थी, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही जगह ट्यूशन जाते थे और फिर हम दोनों बड़े होने के बाद एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे थे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। भाभी ने जब देखा कि हम दोनों जवान हो रहे हैं और हम दोनों अभी भी एक दूसरे से मिलते हैं, तो भाभी ने हम दोनों के मिलने पर रोक लगानी शुरू कर दी थी। भैया भाभी के पास अब 2 बच्चे थे। भाभी अपने बच्चों में बिजी रहती थी, इसलिए उन्होंने दीपिका पर पहले के मुकाबले ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन अब दीपिका जवान हो रही थी, इसलिए वो हम दोनों पर नज़र रखती थी। उनका कहना था कि अब तुम दीपिका से ज़्यादा बात मत किया करो, उससे दूर रहा करो, आखिर वो जवान हो गई है। लड़के लड़की जब आपस में मेलजोल रखते हैं तो इसका मतलब गलत निकालते हैं। मगर मैंने भाभी को डायरेक्टली बोल दिया था कि दीपिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और देखना एक दिन मैं उससे शादी करके रहूँगा। उस दिन भैया घर में मौजूद नहीं थे। भाभी को मेरी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की। मेरी बहन की शादी बहुत अमीर घर में होगी। तुम देखना, मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, इसलिए मैं इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करके रहूँगी। इसके माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसकी माँ और बाप बनकर इसकी शादी करूँगी। तुम क्या सोचते हो कि वो इस घर में रही है तो क्या मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी मेरी बहन पर गंदी निगाह है। मैंने भाभी से कहा था कि भाभी, आपको मेरी बात का गलत मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ साथ वो भी मुझे पसंद करती है। भाभी कहने लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उस दिन दीपिका घर में मौजूद नहीं थी। वो अपने पुराने मोहल्ले की कुछ लड़कियों से मिलने के लिए गई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी कुछ सहेलियाँ भी रहती थी। भाभी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती थी और अब वो मुझसे और ज़्यादा दुश्मनी रखने लगी थी। उन्होंने मेरी ये शिकायत भैया को भी कर दी थी।
भैया ने मुझे अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि क्या तुम्हारा दीपिका के साथ कुछ चल रहा है। मैंने भैया से भी साफ साफ बोल दिया था कि मैं उसे चाहता हूँ। भैया ने कहा था कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी भाभी चाहती है कि उनकी बहन की शादी अच्छे घर में हो। तुम्हारी तो अभी तक नौकरी भी नहीं लगी है और अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। अभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातों पर नहीं। मगर मैंने भैया से जिद की थी और कहा था कि भैया, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मेरे होते हुए उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे भी भाभी उसे बचपन में यहाँ लेकर आ गई थी। उन्होंने उसका ख्याल रखा। कितना अच्छा रहेगा कि उनकी बहन की शादी उनके देवर के साथ हो जाएगी तो वो सारी जिंदगी यहीं पर उनकी आंखों के सामने रहेगी। दोनों बहनें एक ही घर में सुखी और खुशी खुशी रहेंगी। भैया ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि सोच समझकर बोलो। तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी कि उसकी बहन हमारे घर में रहती है तो तुमने उस पर गंदी नजर डाली। ये शब्द तुम्हें अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। और वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है। तुम्हारी भाभी ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। मैंने भैया को चौंक कर देखा और उनसे कहा कि भैया, आप मुझसे कहते हो कि मेरी उम्र अभी कम है, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि दीपिका तो उम्र में मुझसे भी ज्यादा छोटी है। भाभी को अभी उसका रिश्ता करने की क्या जल्दी आ रही थी। भैया कहने लगे कि देखो, वो उसकी बहन है, हम उनके मामले में नहीं बोल सकते। मैंने भैया के पैर पकड़ लिया और उनसे कहा कि प्लीज भैया, कुछ तो ऐसा करो जिससे भाभी हम दोनों की शादी के लिए राजी हो जाए। मैं उससे सच में बेहद मोहब्बत करता हूँ। मगर भैया ने कहा था कि मैं सिर्फ उसे समझा सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी भाभी दीपिका के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देगी। वो हमेशा मुझसे यही कहती है कि तुम कोई काम नहीं करते। मैंने भैया से कहा था कि आप फिक्र न करो, मैं भाभी के दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहूँगा। दीपिका की खातिर मैंने पढ़ाई पर खूब ध्यान देना शुरू कर दिया था और कंप्यूटर कोर्स सीखना भी शुरू कर दिया था ताकि आने वाले वक्त में नौकरी मिलने पर मुझे कोई परेशानी ना हो। भाभी ने दीपिका से उसका मोबाइल भी छीन लिया था और वो मुझे उसके कमरे की तरफ भी जाने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी दीपिका मुझसे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। मगर अब उस बेचारी पर बहुत पहरे लगने लगे थे। भाभी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। वो उसे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। मैं दीपिका को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। एक दिन मैंने भाभी से कह दिया था कि आप दीपिका के साथ बहुत गलत कर रही हो। भाभी ने कहा था कि वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी दिन हो गए थे, मेरी दीपिका से कोई बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन मैं घर आया तो मैंने बहुत सारे मेहमानों को बैठा हुआ देखा था। ये लोग सगाई करने के लिए आए थे। दीपिका का रिश्ता तय कर दिया गया था और उसकी शादी में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं दीपिका की शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने जब जबरदस्ती दीपिका से मिलने की कोशिश की तो भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया और उन्होंने भैया से कहा कि आपका भाई मेरी बहन पर गंदी नजर डालता है। इसके होते हुए मेरी बहन इस घर में सेफ नहीं है। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, आप इसे अपने चाचा जी के यहाँ भेज दो। मगर मैंने उस दिन घर में बहुत हंगामा किया था। चिल्ला चिल्लाकर दीपिका से कहा था कि कमरे से बाहर आओ, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। भाभी ने कहा था कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उस पर मोहब्बत का झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मगर मैंने भाभी से कह दिया था कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप चाहो तो उसके मुंह से ये सारी बातें सुन सकती हो। भाभी ने भैया से कहा था कि ये सिर्फ मेरी बहन को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत सीधी सादी है, वो तो इसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती। भैया ने जब दीपिका को बुलाया और उससे ये सवाल किया कि क्या तुम सच में राजीव से प्यार करती हो, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि दीपिका ने साफ इनकार कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दीपिका ऐसा भी कर सकती है। मुझे तो लगा था कि वो भैया के सामने साफ साफ बता देगी कि वो भी मुझसे प्यार करती है, मगर वो तो सबके सामने साफ मुकर गई थी। भाभी ने कहा कि बताओ अपने जीजा जी को कि उनका भाई तुम्हें परेशान करता है। भैया ने दीपिका की तरफ देखा तो दीपिका ने कहा था कि जी, आपका भाई मुझे परेशान करता है। ये बात सुनकर मैं दीपिका पर भड़क उठा था। मैंने कहा, ये तुम किस तरह की लड़की हो? बचपन से लेकर अब तक तुम मुझसे प्यार करती आई हो और आज सबके सामने झूठ बोल रही हो। दीपिका कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती।
मैं उसकी इस बात पर जोर जोर से चिल्लाने लगा था जब भैया ने मेरे मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम तो कहते थे कि वो भी तुमसे प्यार करती है, मगर आज वो अपने मुंह से इनकार कर रही है। मैंने भैया से कहा कि भैया, ज़रूर भाभी ने इसको मेरे खिलाफ भड़काया होगा, ये इसके शब्द नहीं है। भाभी कहने लगी कि देखो देखो, अब तुम्हारा भाई मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कहती थी ना कि ये बहुत बिगड़ गया है, मगर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। भाभी को भी मैंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। भैया को इस बात पर गुस्सा आया और भैया ने ज़बरदस्ती मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक दीपिका की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी पत्नी की बातों पर इतना यकीन कर सकते हैं कि उन्हें अपने छोटे भाई की बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे दीपिका से भी अब नफरत होने लगी थी कि उसे एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया था। उसने भैया को रोकने की कोशिश नहीं की थी, वो मुझे घर से निकाल रहे थे। उसके दिल में थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। अगर वो भैया के सामने कह देती कि वो भी मुझसे प्यार करती है तो शायद भैया हम दोनों की शादी करवा देते। मैं अपने दोस्त के घर आ गया था और उसे जाकर मैंने अपनी परेशानी बताई थी, तो वो कहने लगा था कि दीपिका को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे दोस्त ने फिर मुझे एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान बताया था जिससे दीपिका मेरी हो सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं दीपिका से अपना बदला लेकर ही रहूंगा, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। मुझे अब उसकी शादी वाले दिन का इंतज़ार था, लेकिन मैं उसकी शादी से एक दिन पहले ही अपने घर चला गया था। मैंने जब दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा भैया ने खोला था। भैया को मेरी शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं भैया के पैरों में गिर गया था और मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा था कि भैया, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और वैसे भी अब तो दीपिका की शादी होने जा रही है, आप मुझे दीपिका की शादी में शामिल नहीं होने देंगे। भैया तो खामोश थे, इतने में ही भाभी आ गई और उन्होंने भैया से कहा कि निकाल दो इस लड़के को यहाँ से। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक इसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भाभी से भी माफ़ी मांगी थी और भाभी से कहा था कि प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो, दीपिका मेरी दोस्त है, मैं उसकी शादी में शामिल होना चाहता हूँ। मेरे भैया भी अकेले हैं, शादी में ढेर सारे काम होते हैं, वो अकेले क्या क्या काम करेंगे। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उन्हें इस बात का यकीन आ गया था कि दीपिका की मोहब्बत का भूत मेरे दिमाग से उतर गया है। भैया और भाभी ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने दीपिका की शादी के सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मैं हर काम को खुद ही कर रहा था। मैंने देखा था कि दीपिका की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी, उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी, बस ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो इस शादी से बहुत खुश है। मैंने भी किसी को कोई शक नहीं होने दिया था। आखिरकार मैं अपने एक दोस्त के साथ प्लान बनाकर आया था जिसमें मुझे कामयाब होना था। दीपिका की शादी का दिन आ गया था, उसकी बारात आने में 2 घंटे रह गए थे जब भैया ने मुझे ये काम सौंपा था कि तुम्हें दीपिका को पार्लर से पिक कर लेना है और उसे लेकर मैरिज हॉल पहुंच जाना है। मैंने भैया से कहा था कि जी भैया, ऐसा ही होगा। मैं उसको लेने के लिए पार्लर चला गया था। वो दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की, उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वो मेरे साथ बैठ गई और सारे रास्ते उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। थोड़ी दूरी पर जाकर मैंने गाड़ी रोक ली थी और उससे कहा था कि तुम बहुत खुश होगी ना अपनी इस शादी से। मुझे भी खुशी हो रही है कि आज तुम किसी और की पत्नी बनने जा रही हो। वैसे तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा खेल खेला। दीपिका कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है, अचानक से तुम मेरी शादी से इतने खुश कैसे हो गए। मैंने कहा, मैं मजबूर हूँ खुश होने पर। आखिरकार तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहता था, इसलिए भैया भाभी से माफ़ी मांगनी पड़ गई। मेरी बात सुनकर दीपिका फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, अब तुम्हारे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पानी की बोतल उठाई और उसे पीने के लिए दी। दीपिका पानी नहीं पी रही थी। मैंने कहा कि पी लो, मैंने पानी में कोई नशे की दवाई नहीं मिलाई है जिसे पीकर तुम बेहोश हो जाओगी और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर फरार हो जाऊँगा। आखिरकार तुम मुझे बचपन से जानती हो, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता था कि दीपिका ये पानी ज़रूर पिएगी
क्योंकि रो रो कर उसका गला खुश्क हो गया था। उसे पानी की ज़रूरत है। उसने मेरे हाथ से पानी लेकर पी लिया और थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश हो गई थी। सच में मैंने पानी में नशे की दवाई मिला दी थी और अब मैं उसे लेकर यहाँ से फरार होने वाला था। मैं उसे लेकर इतनी दूर आ गया था जहाँ तक मेरे भैया भाभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे दोस्त गौरव का एक दोस्त था, उसका घर छोटे से गांव में बना हुआ था। मैं दीपिका को लेकर वहां चला गया था। गौरव ने अपने दोस्त से इस बारे में बात कर ली थी। मेरे और दीपिका के बारे में उसने उसे सब कुछ बता दिया था। वो हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में जगह देने के लिए तैयार हो गया था। वो गांव हमारे घर से बहुत दूरी पर बना हुआ था। मैं दीपिका को लेकर वहां बने हुए इस घर में चला गया था और दीपिका को बिस्तर पर लिटा दिया था। काफी देर तक मैं दीपिका के होश में आने का इंतजार करता रहा। जब दीपिका होश में आई तो वो पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सी जगह पर आ गई है और अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था तो उसने मुझे धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। जब मैंने दीपिका का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे हाथों इस्तेमाल हो चुकी हो, तुमसे कोई शादी नहीं कर सकता, तुम्हारी मजबूरी बन गई है मुझसे शादी करना, चलो और मुझसे शादी कर लो, थोड़ी ही देर में हम दोनों की शादी का मुहूर्त है। दीपिका मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने धोखे से मेरे साथ ये सब किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उधर दीदी और जीजा जी की भी सब लोगों के सामने बेइज्जती हो रही होगी। मेरी बारात उधर मैरिज हॉल में आ गई होगी और सब दुल्हन को तलाश कर रहे होंगे। मैंने कहा कि जो होता है हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। भला मेरी परवाह किसने की? मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुमने भी मेरी परवाह नहीं की। तुम्हारी यही सजा है। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे नफरत की नज़र से देख रही थी। उसने कहा कि मैं पहले तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। मैं मजबूरी की वजह से ये शादी कर रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इतनी ही देर में मेरा दोस्त कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा। जब मैं उसकी बात सुनने के लिए गया तो वो कहने लगा कि पंडित जी आ चुके हैं और मुहूर्त हो गया है। मैंने ज़बरदस्ती दीपिका का हाथ पकड़ा और उसके साथ शादी करने के लिए उसे पंडित जी के पास लेकर जा रहा था। वो चीख चीख कर रो रही थी, कह रही थी कि हमें इस तरह शादी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की मौजूदगी में शादी करनी चाहिए, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। मैं जानता था कि हमारे बड़े चाहते ही नहीं कि हम दोनों एक हो जाएं, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती दीपिका के साथ शादी कर ली थी। पंडित जी शादी करवाने के बाद जा चुके थे, जबकि गौरव और उसका दोस्त राज अभी भी वहां पर मौजूद थे। ये 2 कमरों का घर था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। वो दोनों कहने लगे कि काफ़ी रात हो चुकी है, हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग यहाँ से सुबह चले जाएंगे। मैंने उन लोगों से कहा था कि हाँ, इतनी रात में तुम लोगों का यहाँ से जाना भी ठीक नहीं है। वैसे भी उन लोगों ने दीपिका से मेरी शादी करवाने के लिए मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि सुबह आराम से चले जाना। मैंने राज का भी बहुत शुक्रिया अदा किया था कि उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। राज कह रहा था कि दोस्ती में इतना तो चलता ही है। आज मैं बहुत खुश था, ज़बरदस्ती ही सही, मगर मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। शादी होने के बाद दीपिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बहुत बजाया था, मगर वो खोल ही नहीं रही थी। वो बहुत नाराज़ थी और कमरे में बैठी रो रही थी। मैं अभी उन लोगों के साथ ऊपर वाले कमरे में मौजूद था, क्योंकि वो सारी रात वहीं पर गुजारने वाले थे। उन्होंने मुझे समझाया था कि अभी तुम्हारी पत्नी गुस्से में है, उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना, ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले, वो मासूम लड़की है। मैं उनकी बात अच्छे से समझ गया था। राज ने कहा था कि आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, तो तुम चिल करो। वो ड्रिंक लेकर आया था, मगर मैं ड्रिंक नहीं करता था। मैंने उसे साफ मना कर दिया, मगर उन दोनों ने खुशी के मौके पर मुझे ज़बरदस्ती पिला दी थी और मुझे इतना नशा चढ़ गया था कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। बस मुझे इतना दिखाई दे रहा था कि वो दोनों मुझे ऐसी हालत में देखकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके नशे की हालत में गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने चारों तरफ देखा, मगर गौरव और राज मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर अचानक मुझे दीपिका का ख्याल आया। मैं भागते हुए नीचे वाले पोर्शन में गया। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि दीपिका वहाँ पर मौजूद नहीं थी और ना ही वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे।
दीपिका कहाँ चली गई थी? मैं घर से बाहर निकला तो ये देखा कि दरवाजे पर ही 2 लंबे चौड़े मर्द खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कौन हो लड़के, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और कहा कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, किस तरह का वक्त, और मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरे दोस्त का घर है, मैं यहाँ पर 10-15 दिन रुकने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोस्त का घर नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव का एक ऐसा घर है जहाँ पर मुसाफिर लोग रात गुजारने के लिए आते हैं, बल्कि इस घर को किराए पर लेते हैं। मैंने कहा मगर मैंने इसे किराए पर नहीं लिया था, ये सच में मेरे एक दोस्त का घर है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़के, तुम्हारे दोस्त यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने पूरी रात की कीमत भी हमें दे दी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने कहा मगर मेरे दोस्त कहाँ चले गए, मैं तो अपनी पत्नी को भी यहाँ लेकर आया था। उन्होंने कहा हम ये तो नहीं जानते, मगर तुम्हारे दोस्तों ने कल रात यहाँ आकर कहा था कि वो रास्ता भटक गए हैं, रात गुजारने के लिए उन्हें ये घर चाहिए, वो इसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं। सुबह वो लोग ये घर खाली कर देंगे। तुम्हारे दोस्त तो जा चुके हैं, तो तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मेरी पत्नी कहाँ है। वो लोग कहने लगे कि हम तुम्हारी पत्नी को नहीं जानते। कौन सी पत्नी, कैसी पत्नी? मैं तो ये बात सुनकर पागल हो गया था। मैंने पूरे गांव में दीपिका को तलाश करने की कोशिश कर ली थी। मुझे रह रहकर गौरव और राज पर गुस्सा आ रहा था कि ये लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने उन दोनों का नंबर भी ट्राई किया था, मगर उन दोनों का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था और ना ही मुझे दीपिका का कुछ पता चल पा रहा था। 2 दिन तक मैं दीपिका को पूरे गांव में ढूंढता रहा था। वो लोग मेरी गाड़ी भी ले गए थे। मैं बुरी तरह से फंसकर रह गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि वो लोग मेरा वॉलेट भी लेकर जा चुके थे। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र दीपिका की हो रही थी। फिर मैं जैसे तैसे अपने शहर पहुंच गया था। वहां जाने के बाद मुझे अपना घर याद आया था। मुझे लगा कहीं दीपिका घर वापस तो नहीं चली गई, मगर मेरे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि दीपिका को मैं अपने साथ लेकर गया था। अब मैं उन्हें क्या बताता कि दीपिका को मैं कहाँ छोड़ आया था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर भी हिम्मत करके अपने घर चला गया था, लेकिन जब मैं वहां गया तो पता चला कि मेरे घर के सब लोग अस्पताल गए हुए हैं। आखिर अस्पताल में कौन था? पड़ोसी ने मुझे अस्पताल के बारे में बता दिया था। मैं इस समय अस्पताल चला गया था जब मुझे वहां जाकर पता चला कि अस्पताल में कोई और नहीं बल्कि दीपिका एडमिट है। वहां पर भैया और भाभी भी मौजूद थे। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। भैया मेरे करीब आए। भैया ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम कहाँ चले गए थे दीपिका को लेकर, और तुमने उसके साथ ये क्या किया है? मैंने कहा भैया मैंने दीपिका के साथ कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ मेरे दोस्तों ने किया है। भैया कहने लगे कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आती ही होगी, क्योंकि उसी दिन तुम्हारी भाभी ने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। भैया की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। भाभी बार बार रो रो कर कह रही थी कि तुम आरोपी हो, तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले 2 दिन से दीपिका अस्पताल में एडमिट थी। डॉक्टर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि जब तक वो दीपिका का बयान नहीं ले लेते तब तक वो मुझे नहीं छोड़ सकते थे। मैं जानता था कि दीपिका पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी और वो ये भी समझेगी कि मैंने ही उसके साथ ये सब किया है। मैंने जो दीपिका के साथ किया था उसकी सज़ा अब मुझे मिलने वाली थी। मेरे भैया भाभी मुझे बहुत बुरा समझ रहे थे। पुलिस मुझे अपने साथ अरेस्ट करके ले गई थी। मुझे दीपिका से शादी करने पर कोई पछतावा नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपने दोस्तों पर गुस्सा आ रहा था जो असल मुजरिम थे। मैं भगवान से दीपिका की सलामती की दुआ मांग रहा था। मैंने पुलिस को अपने दोनों दोस्तों के बारे में भी बता दिया था। पुलिस उन दोनों को भी तलाश कर रही थी। मैं लगभग 2 दिन तक और जेल में रहा था जब अचानक पुलिस का एक ऑफिसर आया और उसने मुझे रिहा करने के लिए बोला था। मुझे जाने दिया गया था क्योंकि भैया मुझे लेने के लिए आए थे। दीपिका भी पुलिस को अपना बयान दे चुकी थी। मुझे पता चला कि दीपिका ने पुलिस को यही बताया है कि उसकी इज्जत मैंने खराब नहीं की, बल्कि उसकी इज्जत खराब करने वाले मेरे दोनों दोस्त थे। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी कि उन दोनों ने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया था और मेरी ही पत्नी के साथ गलत किया था। दरअसल उस रात उन दोनों ने ये सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक किया था। जब मैं गौरव से मिलने के लिए गया था और उसे मैंने दीपिका के बारे में सब कुछ बताया था, तो उसने मुझे एडवाइस दी थी
कि तुम दीपिका से धोखे से शादी कर लो और उसे भगाकर मेरे दोस्त के गांव वाले घर में ले जाना। वहां पर तुम कुछ दिन रहना, वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकेगा। मैं उसकी बातों में आ गया था, जबकि वो घर उसके दोस्त का नहीं था। उन लोगों ने वो घर एक रात के लिए किराए पर लिया था, क्योंकि उस गांव के लोग उस घर को मुसाफिरों के ठहरने के लिए उन्हें रेंट पर दे दिया करते थे। ये लोग मुझे झूठ बोलकर वहां तक ले गए थे और वहां ले जाने के बाद इन्होंने जानबूझकर मुझे शराब पिलाई थी ताकि मैं अपने होश में न रहूं और ये दोनों मेरी पत्नी के साथ गलत कर सकें। मेरे बेहोश हो जाने के बाद वो दोनों मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगे थे। उन्होंने उसकी इज्जत खराब की थी और सारी रात उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। दीपिका बार बार उनसे कह रही थी कि राजीव कहाँ है, मगर उन दोनों ने उसे सच्चाई बता दी थी कि हम उसे झूठ बोलकर यहाँ तक लेकर आए हैं और तुम्हारी उसके साथ जबरदस्ती शादी इसीलिए करवाई है ताकि सारा इल्जाम उस पर आ सके। वो ऊपर बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने दीपिका की हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो बेहोश हो गई थी। फिर वो दोनों मेरी ही गाड़ी से उसको हमारे शहर छोड़ आए थे। वहां वो सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी जब लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया था। अस्पताल में जब दीपिका को होश आया और उससे उसके घर वालों की इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी तो उसने भैया का नंबर दे दिया था। उन दोनों को लगा था कि दीपिका सारी रात वहां पड़े पड़े मर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था, वो बच गई थी। इस तरह भैया तक खबर पहुंच गई थी और सब लोग अस्पताल में थे। लेकिन इतना सब बताने के बाद दीपिका की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। अस्पताल वालों ने कहा कि ये पुलिस केस है। दीपिका ने मुझ पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया था। मैं दीपिका के पास अस्पताल चला गया था। भैया भाभी मुझसे बहुत नाराज थे, लेकिन दीपिका ने भैया को बता दिया था कि वो मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करती है। उसके साथ ये कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, मगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और उस दिन उसे झूठ बोलने पर भाभी ने ही फोर्स किया था। भाभी ने उसे डरा दिया था कि अगर उसने भैया के सामने बोल दिया कि वो मुझसे प्यार करती है तो वो अपनी चालाकी से अपने देवर को उसके भाई से इतना दूर कर देगी कि कभी वो इस घर में नहीं आ सकेगा। वो भैया के दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भर देना चाहती थी कि भैया मुझसे नफरत करने लगेंगे। दीपिका इस सब में बहुत डर गई थी और उसने यही सोचा था कि पहले ही मैं माँ बाप का प्यार न मिलने की वजह से बहुत गुस्से में रहने लगा था। मैंने बहुत अकेलापन सहा है, मगर अब वो नहीं चाहती थी कि मैं अकेलापन सहूं, इसलिए वो भाभी की बातों में आ गई थी और उसने भैया के सामने ये सब कुछ बोल दिया था। मगर अब बात काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। अब वो मेरी पत्नी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी थी। मैंने उसके साथ जो भी किया था उसने मुझे माफ़ कर दिया था। भैया को भाभी पर बहुत गुस्सा आया था, मगर भाभी शर्मिंदा हो रही थी। भाभी ने भी अपने किए की माफ़ी मांग ली थी और इस तरह हम दोनों के रिश्ते पर वो दोनों तैयार हो गए थे। पुलिस ने राज और गौरव को भी पकड़ लिया था। उन दोनों को बहुत कड़ी सज़ा हुई थी और हम दोनों की मोहब्बत जीत गई थी, मगर मेरी पत्नी ने बहुत कुछ सहा था। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ कि मेरी पत्नी उस रात ना जाने कितनी तकलीफ से गुजरी होगी। उसने मदद के लिए मुझे पुकारा होगा, मगर मैं तो नशे में धुत था। मुझे अपना कुछ होश ही नहीं था। काफ़ी दिनों तक दीपिका अस्पताल में रही थी। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा था। भैया काफ़ी दिन तक भाभी से नाराज़ रहे थे, लेकिन भाभी ने जब भैया से माफ़ी मांगी तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। और मैंने जब दीपिका का बहुत ख्याल रखा तो भाभी को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि उनकी बहन का मुझसे ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। मगर दीपिका की शादी वाले दिन मैंने उसको भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि भैया की सब लोगों के सामने बहुत बेइज्जती हुई थी। मैंने अपनी सारी गलतियों के लिए भैया से माफ़ी मांग ली थी और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे सच्चे दोस्त ही मेरी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपना फ़ायदा देख रहे थे। आजकल आप लोगों को अपने दोस्तों से भी सावधान रहना चाहिए, जो दोस्त बनकर आपके सारे रास्तों पूछ लेते हैं, मगर बाद में आपकी ही मजबूरी का फ़ायदा अच्छे तरीके से उठाते हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए जो आस्तीन का सांप होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।